जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। सो कल हमने कंप्लीट किया था जितने भी पेंडुलम के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रॉपर कंसेप्ट के साथ हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किया था जो कि एनसीईआरटी से पूछे गए थे प्लस जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है हमारा क्या, तो आज हम लोग करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम फिर से कह दें, ये जो भी चीजें आपको करवाई जा रही है ड्रीम डोज पे, ठीक है, ये चीजें आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। आप इन चीजों को अगर चाहते हो कि सर मुझे इन चीजों को समझना है, ठीक है, तो वीडियो को प्लीज अंत तक और ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि जो भी मैं यहाँ चीजें बताऊंगा वो एग्जाम्स में आए हुए हैं प्लस जो एग्जाम्स में आएंगे, तो प्लीज केयरफुली सुनिएगा। नीचे लिंक होगा, व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए और स्टेटस फॉलो कीजिए। बीपीएससी दे रहे हो, दरोगा दे रहे हो, इससे बेटर क्लास आपको और नहीं मिलेगा, ठीक है। नीचे आप कमेंट कर सकते हो क्लास के बाद। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग चीजें के समझेंगे कि क्या क्या, और देखो बहुत मेहनत किया है हमने, ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। देखो एज ए स्टूडेंट भी मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है, मुझे पता है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए वो दिमाग में रहता है, ठीक है, और मैंने उसको नोट डाउन किया, प्लस जो और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो हर एक चीज को एक एज ए पैकेज में आपके सामने रख रहा हूं। तो याद रखिएगा, इसमें मेहनत लगती है और आपको भी पूरा जी जान लगाना है अपना सिलेक्शन के लिए इस बार, ठीक है। देखिए, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। और आज आपका पूरा का पूरा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग का बात करते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट आपको समझाते हैं। देखिए, जब भी हम लोग वेव का बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग वेव का बात करते हैं तो हमने आपको क्या समझाया कि जो वेव जो होता है बेसिकली 2 तरीके का हमने आपको समझाया था। एक क्या होता है आपका मैकेनिकल वेव और एक होता है आपका नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक तरंगे, ठीक है। तो जो मैकेनिकल वेव है, हमने क्या कहा, वेव को मैंने 2 पार्ट में आपको डिवाइड किया, ठीक है। एक ऐसे वेव होंगे, ठीक है, जिसको हमने मैकेनिकल वेव बोला, ठीक है, दैट मीन्स यांत्रिक तरंगे, और एक ऐसे होंगे जो नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। तो हमने आपको क्या समझाया था, जो आपका जो मैकेनिकल वेव है, आप ध्यान से समझ रहे हैं एक एक पॉइंट, जो आपका मैकेनिकल वेव है, जो मैकेनिकल वेव होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका साउंड वेव। साउंड वेव क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, क्या है आपका एक मैकेनिकल वेव है। बट जो हम आपको हमेशा कराते हैं जो कि लाइट को भी हम लोग वेव लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइट वेव है ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो जो आपका साउंड वेव है वो एक मैकेनिकल वेव है और जो आपका एक लाइट वेव है जो नॉन मैकेनिकल वेव है। और याद रखिएगा, जितना भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, वो सब क्या होता है, तो वो नॉन मैकेनिकल वेव होता है, मतलब वो यांत्रिक तरंगे नहीं है। अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी वेव यांत्रिक तरंगे नहीं है, इसका सबसे बड़ा मतलब क्या है, मतलब जो भी नॉन मैकेनिकल वेव होते हैं, जो भी यांत्रिक तरंगे नहीं होती है, उनको गमन करने के लिए, उनको प्रोपोगेशन करने के लिए, एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए उनको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल अगर आप बात करो तो जैसे कि हम लोग का माइक्रोवेव हो गया, आप ध्यान से समझना कुछ कुछ बातें। देखिए, अगर आप यहां देखोगे, ठीक है, अगर आप यहां देखोगे तो ये जितना भी चीजें आप देख रहे हो, ठीक है, गामा रे से स्टार्ट होता है और आपका रेडियो वेव तक आया। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रेज, ये जितने भी है ये क्या है, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है। मतलब इनको गमन करने के लिए क्या, हमें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल, आपका फोन है, ठीक है, क्या आपको फोन के लिए स्पेशली अभी जब आप फोन पे बात करते हो, ठीक है, जो कि अगर हम लोग मान ले जो आपका जो टेलीफोन सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, ये सब जो माइक्रोवेव के अंदर आते हैं, जो टेलीफोन सिग्नल होते हैं माइक्रोवेव वेव यूज करते हैं। और जैसे कि रेडियो हो गया, तो रेडियो को आप किसी भी घर में ले जाते हो, ठीक है, किसी भी घर में ले जाते हो, क्या वो चलता है कि नहीं चलता है? जी बिल्कुल चलता है, उसको जरूरत नहीं पड़ती है किसी मीडियम की। एग्जाम्पल,
अगर मैं स्पेस में बात करूं, स्पेस में क्या है, सैटेलाइट्स है और स्पेस में क्या है, कोई भी मीडियम नहीं है, टोटली वैक्यूम है वहां। बट स्पेस में क्या रखा हुआ है, सैटेलाइट्स रखा हुआ है, उस सैटेलाइट से हम लोग फोन पे हमारा बात होता है, क्योंकि आपको पता है पहले उधर जाएगा फिर से आपके पास आएगा, ठीक है, तो ये चीज आपको पता है। तो आपने ये समझा कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, जिसका एग्जांपल है आपका गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो। माइक्रोवेव आप कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो, ठीक है, रेडियो वेव आपको पता होगा। तो ये जितने भी है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं नॉन मैकेनिकल वेव है, और इनको गमन करने के लिए आपको मीडियम की, माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, पहला पॉइंट। बट जो हमने आपको साउंड वेव बोला वो क्या है कि यांत्रिक तरंग है, एक मैकेनिकल वेव है, और उनको ट्रेवल करने के लिए क्या होता है, आपको एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। इसलिए क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्या साउंड वेव आपका निर्वात में ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है? तो आप लोग क्या कहते हो, जी नहीं, ट्रेवल नहीं कर सकता है। बट आपके जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये आपके निर्वात में ट्रेवल कर सकते हैं। तो पहले तो आपने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो एक नॉन मैकेनिकल वेव है, मतलब ये एक यांत्रिक तरंगे नहीं है जो कि आपका किसी भी मीडियम में ट्रेवल तो कर ही सकते हैं, प्लस आपका निर्वात दैट मीन्स आपका वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। इतना चीज आपने समझ लिया। अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं और देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, मैं अभी पहले इंग्लिश में समझा, देखो ये खुद हमने लिखा है, ठीक है, तो पहले इंग्लिश में है उसके बाद हिंदी में है, ठीक है, बट मैं समझा देता हूं, किसी एक स्लाइड में आप समझ जाओगे। देखो देखिए, सबसे पहले हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करते हैं कि इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, क्या लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है, वो क्या है, ट्रांसवर्स इन नेचर है। अब इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से एक एक पॉइंट समझना, एक एक क्वेश्चन डायरेक्टली छपे हैं, ठीक है। तो जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होता है वो क्या होता है, आपका अनुप्रास्थ, क्या होता है, अनुप्रास्थ तरंग होता है। आपने पढ़ा होगा, एक क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है, एक क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, मैंने आपको समझाया। तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है, आपका ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। ट्रांसवर्स इन नेचर मतलब क्या होता है, मैंने आपको ये भी समझाया, ठीक है। ट्रांसवर्स जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुप्रास्थ बोलते हो, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या है, ट्रांसवर्स इन नेचर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर, ठीक है, अगर कोई भी वेव है, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो वो वेव जो होगी जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है उसका वो परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगी, ठीक है, लंबवत ट्रेवल करेगी। आपको ये चीज याद रखना है। तो क्या है, सबसे पहला आपने क्या समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। ट्रांसवर्स मैंने आपको समझा रखा है, दैट मीन्स अनुप्रास्थ होता है नेचर में। दूसरा, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होगी, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, वो जो है गमन करेगी, जो उसका स्पीड जो होगा वैक्यूम में, निर्वात में, वो कितना होगा, जितना स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो वही चीज मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से वैक्यूम में ट्रेवल करता है, जिसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब आपने ये समझा कि वो कुछ भी दे दे, गामा दे, एक्सरे दे, यूवी दे, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर उसका स्पीड पूछेगा कि वैक्यूम में कितना होगा, तो उतना ही होगा जितना कि स्पीड ऑफ लाइट होता है, दैट मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले आपने ये सीखा कि उसका ट्रांसवर्स नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, दैट मीन्स अनुप्रास्थ होता है वेव का नेचर, ठीक है। दूसरा आपने ये समझा कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, उनका जो स्पीड है वो कितना होता है, जितना स्पीड ऑफ लाइट होता है, किसमें, आपका वैक्यूम में, सबका कांस्टेंट होता है। तीसरा आप देखोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू, मतलब वही चीज है, ठीक है, कि इसमें ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप बस अभी सुन लो उसके, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं वो क्या होता है कि यांत्रिक तरंगे नहीं होती है, वो मैकेनिकल वेव नहीं होती है। और अगर वो मैकेनिकल वेव नहीं है, दैट मीन्स उसको गमन करने के लिए किसी भी मीडियम का, किसी भी माध्यम का जरूरत नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट हुआ क्लियर। चौथा पॉइंट, दे आर प्रोपोगेट बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सच दैट दिस टू फील्ड्स आर
राइट एंगल टू ईच अदर। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है। देखिए, हम जब भी बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो इलेक्ट्रो मतलब विद्युत भी आ रहा है और मैग्नेट भी आ रहा है। और हमने आपको क्या कहा था कि कोई भी अगर मैं एक चार्ज ले लूं, ठीक है, कोई भी अगर मैं एक चार्ज ले लूं, तो अगर ये रुका हुआ है तब तो ये सिर्फ विद्युत क्षेत्र डेवलप करेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। बट यही चार्ज अगर वाइब्रेट होने लगे या चलने लगे तो क्या हो जाएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। मैंने ये चीज आपको समझाया था। तो मैंने आपको समझाया था कि कोई भी चार्ज अगर रुका हुआ है तो क्या होगा, उसमें सिर्फ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट अगर वो चार्ज मूव होने लगे या ऑक्सीलेट होने लगे, ठीक है, ऑक्सीलेट मैंने कल आपको समझाया था, अगर वो ऑक्सीलेट होने लगे तो क्या होगा, उसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, इसमें क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा प्लस आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इसको मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, अगर मैं इस तरीके से, आप ये देख रहे हो, ठीक है, तो यहां आपको दो चीज दिख रहा होगा। देखिए, ये आपको एक ब्लू वाला दिख रहा है और ये आपका एक येलो वाला दिख रहा है। और ये किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल, इधर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ये आप एक मान लो, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये येलो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ब्लू वाला जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय जो तरंग होंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र भी होगा और आपका चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, दोनों होगा, याद रहेगा। और दोनों एक दूसरे का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब वो ट्रेवल करेगा, जब वो गमन करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में वो गमन करेगा उसका तो वो परपेंडिकुलर हो गई। मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो अगर ये आपका विद्युत मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको येलो वाला दिखा रहा है और ब्लू वाला आपका मैग्नेटिक फील्ड का दिखा रहा है, तो ये आपस में तो परपेंडिकुलर में होंगे ही, प्लस जिस डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रहे हैं उसका भी वो परपेंडिकुलर होगा। तो दैट मीन्स सिंपल है, कुछ नहीं है। एक चार्ज जब भी मोशन में होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा और जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उस डायरेक्शन का भी वो परपेंडिकुलर होगा, डेट मीन्स लंबवत होगा। ठीक है, समझ में आया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आजकल पेपर समझदारों के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा वाला, मैंने आपको समझेगा। पांचवा अगर आप देखोगे, ठीक है, द ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होता है एंड द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव। अब इसका मतलब क्या, आप समझो। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको ये समझाया। देखिए, एक चीज आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि अगर मैं ये एक, ध्यान से समझ, अगर मैं एक ये वेव ड्रॉ करता हूं, ठीक है, कोई भी एक वेव है, ठीक है, तो जो ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ है यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, दैट मीन्स तरंग दैर्घ्य। मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो जाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। और इसको ये जितना ऊपर तक गया है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बोलते हैं या इसको हम लोग आयाम बोलते हैं। जिनको नहीं पता है आप समझ लो कि ऐसा होता है कि कोई भी एक वेव है, कोई भी एक तरंग है, उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। और जो एक यहाँ से यहाँ तक का साइकिल होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, और जो यहाँ से यहाँ तक होता है ऊपर, ये इसको भी, ये जो होता है, ये जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड या इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में आयाम। ठीक है, तो जो पांचवा पॉइंट बोला है, ठीक है, पांचवा पॉइंट बोला है, आप ध्यान से समझना कि पांचवा पॉइंट ये बोला है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा सेम फेज में होता है। सेम फेज मतलब आपका जब वो ट्रेवल करेगी तो दोनों का जो एंगल होगा वो हमेशा इक्वल होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ट्रेवल कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रेवल कर रही है, तो दोनों का जो फेज है, फेज इक्वल होना मतलब एंगल इक्वल होना, याद रखिएगा। और बोला है कि द ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम फेज, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, इसके बाद ये बोला है कि जो अगर हम लोग एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालते हैं, किसका एम्पलीट्यूड का रेशियो, मान लीजिए एक एम्पलीट्यूड हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक एम्पलीट्यूड लेते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, और इन दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, क्या बोला है, देखिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ
वेव, ठीक है। और ये जो निकलेगा ये किसका निकलेगा, तो जो आपका वेव है उसका वेलोसिटी निकल जाएगा। बस इतना ही आपको समझना है। देखो थोड़ा हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, बट बहुत बेसिक सा चीज़ है। मैं फिर से एक बार इसको चीज़ को समझा देता हूँ। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ आपको। देखिए अब इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले 5वां पॉइंट क्या बोला कि दोनों का जो फेज होगा सेम होगा। फेज सेम होना मतलब जितना एंगल में आपका मैग्नेटिक फील्ड, जितना एंगल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उतना ही एंगल आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मतलब दोनों का फेज जो होगा सेम होगा। और अभी मैंने समझाया कि कोई भी अगर आपका ये एक वेव है, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ ट्रेवल कर रहा है, तो ये एक साइकिल अगर कंप्लीट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं आयाम। तो यहाँ बोला है कि अगर दोनों का एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालें, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है और आपका मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। अगर इसका जो रेशियो आता है ये क्या आएगा, जो इसका ये पूरा वेव जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका स्पीड आएगा। तो स्पीड किसका आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये 5वां पॉइंट हो गया। अब 6ठा पॉइंट है, दे आर डू नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए बोला गया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, चाहे वो आपका गामा हो, चाहे आपका एक्सरे हो, चाहे आपका कोई भी हो, जब वो ट्रेवल करती है तो वो सीधा ट्रेवल करेगी, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। मतलब इसका मतलब क्या आप समझे कि मतलब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, वो बाय नेचर न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल ही तो देखो, कोई भी चीज कब डिफ्लेक्ट नहीं होगा या कोई भी चीज अपने पाथ से कब विचलित नहीं होगा, जब उस पर कोई चार्ज नहीं है। जब उस पर कोई चार्ज ही नहीं है तो आप कैसे उसको विचलित कर लोगे। प्लस हो माइनस हो सकता है आप उसको विचलित कर सकते हो। अगर प्लस है तो साइड में माइनस रख दोगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस रख दोगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। बट यहाँ बोला है कि दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ना ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट होता है, ना ही वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र हो या आपका चुंबकीय क्षेत्र हो, कोई विचलित इसमें नहीं देखा जाता है जब वो ट्रेवल करता है। इसका मतलब हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे वो न्यूट्रल है नेचर में। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एक्सरे होता है, एक्सरे आपने सुना होगा, इस पे क्या चार्ज होता है, तो एक्सरे क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दैट मीन्स इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो आपने यहां से क्या समझा, इस पॉइंट से आपने क्या समझा, आपने इस पॉइंट से ये समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी हो, चाहे वो आपका गामा हो, एक्स हो, यूवी हो, चाहे जितने भी हो, सब पे कोई चार्ज नहीं होता है। बाय नेचर दे आर न्यूट्रल, इसीलिए उसको कोई डिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद है दे शो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। देखिए अब ये पॉइंट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है। इंटरफेरेंस मतलब होता है आई थिंक व्यतिकरण, इसको हिंदी में बोला जाता है। आप लोग देख लेना एक बार, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। हमने आपको लाइट में पढ़ाया था इंटरफेरेंस, ठीक है। लाइट में हमने आपको क्या पढ़ाया था, इंटरफेरेंस हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। व्यतिकरण एवं विवर्तन, ठीक है, व्यतिकरण एवं विवर्तन बोला जाता है इसको, ठीक है। व्यतिकरण एंड विवर्तन दैट मींस इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। हमने आपको क्या पता है, जो लाइट वेव होता है वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट वेव, ठीक है। और लाइट जो होता है आपको पता है वो इंटरफेरेंस भी शो करता है और आपका डिफ्रैक्शन भी शो करता है। अब ये क्या है हम पहले आपको समझा चुके हैं, तो याद रखिएगा जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे वो भी आपका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो करेंगे, ठीक है। वेवलेंथ, आपको ये चीज पता होगा, मैंने आपको एक चीज समझाया कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, स्पीड जो होता है इसका लाइट की तरह ही होता है, ठीक है, जितना लाइट का स्पीड होता है। और इसका जो रिलेशन आप निकाल सकते हो स्पीड ऑफ लाइट का, c इक्वल टू म्यू लैम्डा। c क्या है यहाँ, स्पीड ऑफ लाइट, म्यू क्या है यहाँ, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है यहाँ आपका वेवलेंथ। तो ये रिलेशन याद रखिएगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट हो, स्पीड ऑफ लाइट निकालना मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालना,
ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंगे का जितना स्पीड होगा वही स्पीड तो किसका होता है, लाइट का होता है। तो उसका रिलेशन क्या है, तो रिलेशन है कि स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू होता है आपका फ्रीक्वेंसी उस वेव का और उस वेव का वेवलेंथ। ठीक है, उसके बाद है नॉट हैव एनी चार्ज, मैंने ये चीज बता दिया, वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब ये चीज याद रखना कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगा अगर पूछा जाए तो वो होगा आपका निर्वात में, वैक्यूम में। ये पॉइंट अच्छे से याद, और वो कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। बट वैक्यूम को छोड़ के और किसी भी मीडियम का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, किसी भी मीडियम में हो, ठीक है, स्पीड ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा वो कम हो जाएगा। किससे, आपका जितना स्पीड उसका वैक्यूम में होता है। सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं तो आपका स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो हमेशा, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगा वो मैक्सिमम किस में होता है, निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है। उसको छोड़ के आप किसी भी मीडियम में लोगे आपका उससे कम ही होगा, मतलब जितना वैक्यूम में है उससे कम ही होगा। मैंने आपको लाइट में समझाया था कि कोई भी, ठीक है, मीडियम जितना डेंसर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अपवर्तांक में जिसको आप बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा, जिस मीडियम का ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। ये भी पॉइंट मैंने आपको समझाया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया बहुत चीज़। ठीक है, कि आपने पूरा का पूरा आपने समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी क्या होता है। यही चीज़ आपका हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपने यहाँ तक समझ लिया। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने यहाँ ये करके रखा है। ठीक है, यहाँ है गामा है, यहाँ एक्सरे है, यहाँ अल्ट्रावायलेट है, यहाँ विजिबल है, यहाँ इंफ्रारेड है, यहाँ माइक्रोवेव है, यहाँ वेव, यहाँ आपका रेडियो है। अब ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस फिगर को आप ध्यान से देखो। देखिए यहाँ है आपका गामा, उसके बाद है एक्सरे, उसके बाद है अल्ट्रावायलेट, उसके बाद है इंफ्रारेड, उसके बाद है आपका यहाँ होता है आपका माइक्रोवेव होता है। ठीक है, उसके बाद आपका रेडियो वेव होता है, ये सब होता है। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि ये देखिए मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया ना, ये देखिए पहले होता है गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल होता है बीच में, फिर से इंफ्रारेड, फिर से माइक्रोवेव, और उसके बाद रेडियो वेव। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया। ये देखो गामा हो गया, यहाँ गामा है, यहाँ गामा है, एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट है, और बीच में आपका विजिबल आता है, फिर से यहाँ इंफ्रारेड आता है, फिर से यहाँ आपका माइक्रोवेव आता है, फिर से यहाँ लास्ट में आपका रेडियो वेव आता है। तो जो मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ आप ध्यान से समझना। देखिए पहला पॉइंट कि जो एनर्जी जो इंक्रीज होगा, आपको पूछा जाएगा कि जितने भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, तो याद रखिएगा एनर्जी उसके ही पास ज़्यादा होगा जिसके पास आपका फ्रीक्वेंसी, डेट मीन्स आपका आवृत्ति ज़्यादा होगा। तो जब भी आप इधर से इधर बढ़ोगे, डेट मीन्स आप रेडियो वेव से, देखिए इधर 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 इधर, याद रखिएगा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होता है वो होता है आपका गामा रेज के पास, उसके बाद एक्सरे के बाद, उसके बाद अल्ट्रावायलेट के बाद। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होता है वो किसके पास होता है, गामा रेज के पास होता है, और जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा उसी के पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, और जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा उसके पास सबसे कम वेवलेंथ होगा। ये भी चीज़ आपको याद, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो गामा रेज है इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। अगर सबसे ज़्यादा जिसके पास एनर्जी है उसके पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, डेट मीन्स उसके पास सबसे ज़्यादा आवृत्ति है, और जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसके पास सबसे कम क्या होगा, उसके पास सबसे कम होगा वेवलेंथ। अब इसको मैं अगर बताना चाहूँ एक तरीके से तो आप ध्यान से समझना। देखो अब इसको ध्यान से समझना कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखिए कोई भी अगर वेव का हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए ये एक वेव, चलो
यहां ले लेते हैं इसमें। देखिए अब यहां समझना कि मैंने कैसे कहा कि जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसका एनर्जी सबसे कम होगा, और जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। ध्यान से देखो, दो वेव मैं आपके सामने यहां ड्रॉ कर रहा हूं। एक है वेव ये, ठीक है, और एक है वेव ये, ठीक है। अब इसमें जो वेवलेंथ है इतना दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें जो वेवलेंथ है ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। देखो इसके पास क्या है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है मतलब बहुत ज़्यादा। वेवलेंथ ज़्यादा होना मतलब डिस्टेंस एकदम आराम से, कोई एक साइकिल जो है, एक साइकिल मैंने क्या बताया, ये यहाँ से यहाँ तक करता है, मतलब एक साइकिल उसने कंप्लीट किया। मतलब एक साइकिल कंप्लीट करना मतलब समझ रहे हो ना, एक साइकिल कंप्लीट किया मतलब उसका एक आवर्तकाल कंप्लीट हुआ, वन टाइम पीरियड उसका कंप्लीट हुआ, इतना समय लगा उसे, ठीक है। ये हुआ इसका टाइम पीरियड, जितना यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड, एक साइकिल टाइम पीरियड में। बट इसको अगर देखोगे तो इसने क्या कर लिया, टाइम पीरियड इसका कम है, ठीक है, टाइम पीरियड इसका कम है, इसका वेवलेंथ भी कम है। तो देखो इसने कम समय में एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, मतलब इसका वेवलेंथ तो यहाँ कम है, ठीक है, बट इसने अपना जो एक टाइम पीरियड है वो कम समय में कर लिया। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ आपको दिख रहा है वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है, उसके बाद जाके एक साइकिल अपना कंप्लीट किया, ठीक है। इसमें बहुत धीरे, मतलब इसके पास एनर्जी है ही नहीं, एकदम ऐसे करके तब जाके एक साइकिल इसने कर। और नीचे देखिए इसने क्या किया, अपना एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए फट सुबर उठा, फट सुबर फट, अपना एक साइकिल इसने कंप्लीट कर लिया। यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा है, यहाँ वेवलेंथ कम है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपने क्या समझा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी कम होगा। समझ में आ गया? बस। तो अब यहां से कुछ प्रॉपर्टी बस आपको याद रखना है, ठीक है। कि देखिए वेवलेंथ अगर कि गामा रेस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि गामा रेस का क्या होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, ठीक है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सबसे ज़्यादा इसका फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। और तीसरा आपको याद रखना है कि इसका सबसे कम वेवलेंथ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब याद रखना है कि जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे, ठीक है, मतलब आप रेडियो वेव से गामा रेस की तरफ बढ़ोगे तो आपका एनर्जी इंक्रीज होते जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते जाएगा, बट आपका जो आपका वेवलेंथ है वो कम होते जाएगा। तो वही चीज़ दिखाया हुआ है यहाँ कि एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। बट अगर आप गामा रेस से इधर जाओगे, किधर, गामा रेस से आप अगर माइक्रोवेव के तरफ, रेडियो वेव के तरफ जाओगे तो आपका क्या होगा, आपका एनर्जी डिक्रीज होते जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होते जाएगा, एनर्जी डिक्रीज होते जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगा, बट आपका वेवलेंथ इंक्रीज होते जाएगा। अच्छे से आपने यहाँ ये चीज समझ लिया। तो यही चीज है, कुछ यहाँ पॉइंट्स है, जैसे कि आपका गामा का कितना वेवलेंथ होता है, ये सब थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा पॉइंट से आप देख लेना कि इसका वेवलेंथ देखो, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, इसलिए इसका देखो कितना है, 0.001 नैनोमीटर से 0.01 नैनोमीटर, जैसे जैसे देखोगे वेवलेंथ इसका बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब गामा का देखो, अब यही चीज़ यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ है गामा रेज, ठीक है, यहाँ है एक्सरे, यहाँ अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, और ये सब दिया हुआ है। चलिए अब गामा रेस का कुछ हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं जो हमेशा पूछा जाते हैं, ठीक है। देखिए गामा रेस का अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, जो बताया वो तो याद रखोगे, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इसके पास एनर्जी है, डेट मीन सबसे ज़्यादा जो भेदन क्षमता होगा, सबसे ज़्यादा जो पेंट्रेटिंग पावर होगा वो किसके अंदर होगा, तो याद रखिएगा गामा रेस के अंदर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कोबाल्ट 60, आपने पढ़ा होगा कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 क्या है कि आपका मेडिकल के क्षेत्र में यूज होता है। तो कोबाल्ट 60 से कौन सा, ठीक है, रेज निकलता है या वेव निकलता है, आपको पूछा जाएगा। तो आप याद रखना कोबाल्ट 60 से गामा निकलता है। एक एक क्वेश्चन सब पूछे गए इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। याद रखिएगा गामा रेज जो है, ठीक है, आपको क्या में यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना यार ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज किया जाता है। गामा रेज का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना है पॉल विलार्ड ने। देखिए मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ाया था, रेडियो एक्टिविटी में मैंने क्या पढ़ाया था कि रेडियो एक्टिविटी जब स्टेबल होता है तो क्या क्या निकलता है उसमें,
आपका अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है और गामा निकलता है। मैंने आपको बताया था, और मैंने क्या बताया था, गामा जो क्या है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पर अल्फा बीटा क्या होता है, ये सिंपल क्या है, रेज है, किरणें हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया और मैंने ये भी आपको चीज समझा दिया कि इसका मैक्सिमम क्या होगा, एनर्जी होगा, और मैक्सिमम इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होगा, और सबसे कम क्या होगा, इसके अंदर वेवलेंथ होगा। स्पीड कितना होगा, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे जंप करते हैं, बहुत चीज आप समझ गए। कुछ यूज पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे कि गामा रेज हो गया, देखिए गामा हो गया, एक्सरे हो गया, तो थोड़ा आपको इसके यूजेस पढ़ने होंगे, वो हम किसी एक नोट में हम बता देंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ देखो, यहाँ है कि अरेंज द रेज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पूछा है कि ये आपको वेव्स दिए हुए और बोले हैं कि बढ़ते हुए क्रम में, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में आपको इसको अरेंज करना है। यहाँ आपको एनर्जी पूछा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछा जा सकता है, वेवलेंथ पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या करवाया था कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होता है किसके पास होता है, गामा के पास होता है, मतलब 5 वाला पहले पे होगा, 5 वाला, तो 5 वाला बस इसमें ये है, तो यही इसका आंसर होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ अगर देखोगे तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा, सिंपल सी बात है, सबसे जो कम एनर्जी होगा रेडियो वेव का होगा, ठीक है। तो रेडियो वेव आ गया, उसके बाद क्या होगा आपका माइक्रोवेव होगा, उसके बाद क्या होगा आपका इंफ्रारेड होगा, उसके बाद क्या होगा आपका अल्ट्रावायलेट होगा, और लास्ट में आपका गामा रेज होगा। तो ये बढ़ते हुए क्रम में था आपका एनर्जी का। इसी के जगह अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे देता या आवृत्ति लिखा दे देता था तभी भी इसका आंसर यही होता, और इसी की जगह अगर आपको वेवलेंथ दे दिया जाता तो जस्ट ये जो है ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पॉज करके देख सकते हो, खुद भी आप ट्राई करो, ठीक है, कि आप आंसर दे पा रहे हो कि नहीं। देखिए इसमें बोला गया है कि वेवलेंथ, ठीक है, बढ़ते हुए वेवलेंथ के क्रम में इसको अरेंज करना है। तो सिंपल सी बात, वेवलेंथ दैट मीन्स क्या, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग क्रम में बोल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी का उल्टा का बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, सबसे लास्ट में कौन आएगा, ठीक है, सबसे लास्ट में कौन आएगा, जिसका एनर्जी सबसे कम होगा, डेट मीन्स रेडियो वेव जो है सबसे पहले आएगा। तो रेडियो वेव यहाँ है 3 नंबर में, तो 3 नंबर में आपको ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो चीज़ है ना, आप प्लीज़ इसको अच्छे से समझ, ये आप एक बार ना ये वाला आप लिख के रख लोगे। देखो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड और रेडियो, ठीक है। तो ये जो है ये इधर से अगर इधर जाएंगे तो क्या होगा, आपका एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी एंड आपका फ्रीक्वेंसी डेट मीन्स आवृत्ति जो है इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ से इधर आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा आपका वेवलेंथ डेट मीन्स आपका तरंग दैर्घ्य जो है इंक्रीज हो रहा है। गामा रेज का सबसे कम होगा तरंग दैर्घ्य, उसके बाद एक्सरे का, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव और उसके बाद रेडियो। मतलब रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा क्या होगा, आपका वेवलेंथ होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, ये हो गया। उसके बाद है आपका रेडिएशन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल पेन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ मसल पेन का बात किया है, ठीक है। देखो इंफ्रारेड का इसका आंसर जो होगा आपका इंफ्रारेड होगा। देखिए इंफ्रारेड जो वेव होते हैं ना, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जहाँ भी हीट का बात आएगा, ठीक है, हीट का बात, वहाँ आपको ये क्या होगा, वहाँ आपको इंफ्रारेड होगा। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड जो वेव होगा ये कहाँ होगा, हमने यहाँ लिख भी दिया है, ठीक है। आप देखना कि इंफ्रारेड कहाँ कहाँ यूज होता है, वो फिगर देखना, उसमें दिया हुआ है इसका आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ है आपका देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका हो जाएगा, जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। डेट मीन्स क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका गामा जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इसमें क्या पूछा है कि द रेडिएशन विद द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर। अब ये ध्यान से समझना, देखो अब ऐसा क्यों होता है मैं ये भी बता देता हूँ। देखो
जो आपका एक होता है भेदन क्षमता कि सबसे ज्यादा पेंट्रेटिंग पावर किसके पास होगा, तो आप क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा जो पेंट्रेटिंग पावर या भेदन क्षमता होता है वो होता है आपका गामा के पास। ठीक है, ये बहुत एनर्जी होता है इसके पास। ठीक है, यहां बोला कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मतलब किसी को अपनी तरफ खींचना, मतलब वो ऑलरेडी किसी के पास है बट उसको अपनी तरफ खींचना, तो सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन पावर होगा वो अल्फा के पास होगा। अब मैंने ये भी समझाया था अल्फा मतलब क्या, अल्फा मतलब होता है इसके पास +2 चार्ज होता है, इक्वल टू कितना होता है इसके पास चार्ज +2। बीटा के पास क्या होता है -1 चार्ज होता है। गामा के पास क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। और आपके एक्सरे के पास भी कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसके पास अगर +2 चार्ज है तो सिंपल सी बात है, किसी के पास अगर +2 चार्ज है, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा किसी को अपनी तरफ खींच सकता है। आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन मतलब सिंपल, किसी और के पास कोई चीज है आपको अपनी तरफ वो खींच रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन पावर। तो भेदन क्षमता, पेंट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा गामा के पास है। ठीक है, और याद रखिएगा जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, चाहे आपका गामा हो चाहे एक्सरे हो, बट अल्फा के पास +2 चार्ज है और ये सबसे ज्यादा इसके पास आयोनाइजेशन पावर होता है। बीटा के पास -1 होता है। सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर छोड़ के मत आइएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम स्पीड इन वैक्यूम। ठीक है, कि इसमें से किसका स्पीड जो है मैक्सिमम होगा वैक्यूम में, एक्सरे का, अल्ट्रावायलेट का या गामा का। आपको सबको पता है जब भी हम लोग वैक्यूम का बात करें, ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और तीनों का जो होगा वो इक्वल ही होगा वैक्यूम में, मतलब आवृत्ति में। ठीक है, तीनों का कितना होगा, वो इक्वल ही होगा और वो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि तीनों का सेम ही होगा, वैक्यूम में तीनों का आपका सेम ही होता है। ठीक है, तो चलिए ये था आज का क्लास, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं, बस पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और कल जो हमने पढ़ाया था वो भी पूछा जाएगा। अगर अच्छा लगे ना लगे ये एक अलग बात है, ठीक है, बट जो है एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, जो आपको यूट्यूब के डिफरेंट चैनल पे आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, बट ये एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, अगर आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ से श्योर शॉट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो प्लीज़ इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके और जितने क्वेश्चन होंगे जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस वीडियोस करते हैं क्वेश्चंस का, तो वहाँ कवर कर लेंगे। बट एटलीस्ट आपको आज ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से जितने भी अलग वेव है उससे डिफरेंस है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।